Hello everyone, I welcome you all on Commerce Hurricanes. Guys, as you know, we are doing industrial relation. आज की पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें हम 2 अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्ल मार्क्स की दी हुई मार्केस्ट थ्योरी और यू कैन से मार्केस्ट अप्रोच एंड मिस्टर डनलप की दी हुई सिस्टम अप्रोच। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने सुना है कि उन्हें सिस्टम अप्रोच क्लियर नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, इट्स टोटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट, दैट इज़ मार्क्सिस्ट रेडिकल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या किया गया था कि इकोनॉमी के अंदर मतलब इंडस्ट्री में जो पार्टीज़ थी उनको 2 हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट थी मैनेजमेंट जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती थी और सेकंड थी एम्प्लॉयज़ वाली पार्टी जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। दोनों के ही इंटरेस्ट अलग अलग थे। मैनेजमेंट चाहती थी अच्छा प्रोडक्शन हो, कम वेजेस देने पड़े, और एम्प्लॉयज़ चाहते थे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा बढ़े, हमें अच्छी सैलरी मिले। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं? यू कैन सी अंडर दिस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पर ये बोला गया है कि इस अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था, झगड़े बढ़ते थे, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट थे, दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। और जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है पूंजीपतिवाद, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर बिजनेसमैन की मर्जी चलती थी, एंटरप्रेन्योर्स अपनी मर्जी चलाते थे और जो एम्प्लॉयज़ थे उनको दबा के रखने की कोशिश की जाती थी, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल क्रिएट होता था। क्लास स्ट्रगल का मतलब अपर क्लास है हमारी कैपिटलिस्ट, लोअर क्लास है हमारी एम्प्लॉयज़, दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे, झगड़ा बढ़ता था और उनके बीच में जो स्ट्रगल था वो इंक्रीज़ होता था, ठीक है। अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में स्ट्रगल होता था, तो उसे क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। प्लूरिटी अप्रोच में भी हमने यही पढ़ा था, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि प्लूरिटी अप्रोच क्या होता है। तो प्लूरिटी अप्रोच में भी यही था, 2 अलग अलग पार्टीज़ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ सोल्यूशंस निकाले जाते थे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशंस बैठकर मिलकर सॉल्व कर दिए जाते थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सिर्फ दबाने की कोशिश की जाती थी और यहाँ पर जो अपर क्लास थी वो हमेशा अपने आप को हायर बना कर रखती थी। क्या फीचर्स थे इनके? फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता था क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो 2 लोगों में बट चुकी थी, कैपिटलिस्ट में और एम्प्लॉयज़ में। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनिमिटेबल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। पूंजीवाद बहुत ज़्यादा था, अमीर लोग गरीबों को दबाते थे, उनके पास पावर थी, मनी था, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार क्रिएट होते थे। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस आर सीन एज अ लेबर रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटल एंड वेपन टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज। मतलब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस थे वो बार बार रिएक्ट करते थे। रिएक्ट करने का मतलब बार बार पूंजीवादी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, लेकिन उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही, जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा। इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते थे और उनके पास एक वेपन क्या था? सिर्फ स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स वगैरह करना, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी चेंज आता रहता था। नेक्स्ट, the objective of capitalist is to increase the productivity by paying possible minimum wages and due to which labor feels exploited. Very important point. यहाँ पर क्या होता था कि इस अप्रोच का मकसद था कि एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करवाएं, प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर दें, लेकिन बदले में उन्हें सैलरी कम से कम देनी पड़े। और एम्प्लॉयज़ क्या चाहते थे कि हमें अच्छी सैलरी मिले, बट उनको नहीं मिलती थी तो उन्हें एक्सप्लॉयटेशन फील होता था और इसी वजह से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो इंक्रीज होती चली गई। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों ने एम्प्लॉयज़ को दबा के रखने की कोशिश की। अब प्लूरिटी अप्रोच में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है, कि उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए बीच में गवर्नमेंट आ जाती थी और कुछ दोनों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करती थी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब दोनों पार्टीज़ में कनेक्शन होगा, झगड़ा होगा, तो कोई तो होगा ना जो सोल्यूशन करे। तो गवर्नमेंट आती थी सोल्यूशन करने, लेकिन माय डियर डिफरेंस क्या था? प्लूरिटी अप्रोच में जब डिसीजन लिया जाता था वो दोनों की भलाई के लिए लिया जाता था, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट जब आती थी
तो वो ज़्यादातर किसका साथ देती थी? पूंजीवादियों का, यानी कैपिटलिस्ट का, बिजनेसमैन का, क्योंकि बिजनेसमैन के पास मनी था, पावर था, वो गवर्नमेंट को अपनी साइड में कर लेते थे और गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इम्पार्शियल हो जाती थी। एम्प्लॉयज़ की फेवर की बात नहीं सोचती थी, वो हमेशा कोशिश करती थी कि बिजनेसमैन का फेवर देखा जाए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है दोनों अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस हम ये करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करती थी लेकिन पार्शियल होकर करती थी, और सेकंड डिफरेंस कि यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था तो एम्प्लॉयज से सजेशंस नहीं मांगे जाते थे बल्कि उनको दबाने की कोशिश की जाती थी। नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा एक एनवायरनमेंट में जिस तरह का माहौल होता है वो माहौल हमारे बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करता है। जैसा माहौल होगा हमारा बिहेवियर वैसा ही बन जाएगा और उसी को हम सिस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर कोई पर्सन क्राइम करे तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है, उसे जल्द ही सज़ा मिल जाती है, मतलब केसेस को ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखा जाता और पनिशमेंट भी बहुत कड़ी से कड़ी मिलती है। तो ऐसे सिस्टम की वजह से क्या होगा, अगर ऐसा सिस्टम है जो क्विक डिसीजन लेता है, क्विक पनिशमेंट देता है, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री के सिटीजन डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने गलत किया तो तुरंत हमें पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो उनके सिस्टम पर ऑटोमेटिकली डिपेंड हो गया है ना, उसी की वजह से अफेक्ट हो रहा है। वैसे ही मिस्टर डनलप जिन्होंने ये थ्योरी बनाई थी 1958 में, उनका भी यही मानना था कि हमारा वर्ल्ड अगर एक पार्ट है तो उसमें हमारी कंट्री एक उसका हिस्सा है, ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, और उस हिस्से में कोई भी काम अगर हमें करना है तो वो डिपेंड करता है उसके सिस्टम पर। जैसे कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर दो पार्टीज होती हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। अब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, मतलब उस इंडस्ट्री का सिस्टम कैसा है। किसी भी काम को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितने स्ट्रॉन्ग रूल्स होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मतलब कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इम्पार्शियल आप होंगे उतना ही अच्छा इंडस्ट्री का रिलेशन बनेगा। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनेंगे, अदरवाइज दोनों कॉन्फ्लिक्ट में ही लगे रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा दैट सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स एंड सब सिस्टम्स, दे आर म्यूचुअली रिलेटेड विद ईच अदर। पार्ट हो या सब पार्ट हो, ग्रुप है या सब ग्रुप है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, उनके सिस्टम पर। जैसा एनवायरनमेंट होगा वो उसी तरीके से ढल जाएंगे और उसी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, दिस थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर रूल्स आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड हाउ दे वर्क। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे रूल्स की ज़रूरत है, तो जितने बेटर आपके रूल्स होंगे उतना अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनेगा। तो डनलप ने क्या किया, कुछ रूल्स फ्रेम किए थे और वो रूल्स किस पर डिपेंड करते थे, सिस्टम के कुछ वेरिएबल्स पर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन या तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं या तो वीक हो जाते हैं। तो वो कौन से वेरिएबल्स थे हम उसके बारे में पढ़ते हैं, पहले ये थ्योरी देख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है। सिस्टम अप्रोच के अंडर डनलप का ये मानना था कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो इन वेरिएबल्स को ध्यान में रख के बनाए हैं, जिनका मतलब है R मीन्स रूल्स, A means actors, T means technology, M for market, P for power and I for ideology। यानी कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए गए थे, और अगर इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे रहेंगे। अगर इन रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज वेरिएबल्स इन डिटेल। Now we will discuss about the various elements or you can say variables in system approach। यानी कि जो सिस्टम अप्रोच में रूल्स बनाए गए थे वो कुछ वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो कौन कौन से वेरिएबल्स थे जो इसमें बात की गई है। A फॉर एक्टर्स। एक्टर्स का मतलब होता है वो लोग जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट नहीं है या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे मेंटेन होगा। लेबर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जिनके बिना इंडस्ट्रियल रिलेशन अधूरा है। फिर उन्होंने बात की कि अगर मैनेजमेंट, क्योंकि हम यहाँ रूल्स फ्रेम करने की बात कर रहे हैं, तो किस टाइप की मैनेजमेंट यहाँ पर है, कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, किस तरह की मैनेजमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए गए।
लेबर किस तरह की है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कोऑपरेटिव है या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रूल्स फ्रेम किए गए। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात हुई कि यहाँ जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं कोशिश की गई कि वो इम्पार्शियल रहे, मतलब किसी तरह का भेदभाव ना करें। इसके बाद बात आती है कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट में यहाँ पर 3 मेन चीज़ों पर फोकस किया गया। फर्स्ट इज मार्केट। कंटेक्स्ट पहले ये बात समझ लीजिए होता क्या है। कंटेक्स्ट का मतलब वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये एक्टर्स प्ले करते हैं, मतलब जिसमें ये एक्टर्स काम करते हैं, जिस माहौल में, उसे कंटेक्स्ट कहा जाता है। सो फर्स्ट इज मार्केट। मार्केट को ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए जाते हैं। अब मार्केट किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक आपकी मोनोपोली मार्केट भी हो सकती है, या हाईली कॉम्पिटिटिव वाली मार्केट भी हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके साथ, या फिर आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अब सपोज करते हैं कि आपकी मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली मतलब पूरी मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो और कोई नहीं बनाता, तो ऐसे केस में आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो अलग तरीके से बनेंगी, राइट। और एक ऐसी कंपनी है जिसका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रूल्स किसी और तरीके से बनेंगे। तो हमें रूल्स बनाते टाइम ध्यान रखना है कि हमारी मार्केट किस तरह की है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में आता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब कि ज़्यादा काम आप लेबर के थ्रू करते हैं, मशीन्स आपके पास कम है, तो ऑब्वियसली ऐसी कंपनी में आपके रूल्स अलग बनेंगे। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कि मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का कम हो रहा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली लेबर कम रहेगी, तो उनका जो मतलब आपके ऊपर प्रेशर है वो भी कम रहेगा, क्योंकि वो कम लोग हैं तो ज़्यादा प्रेशराइज आपको नहीं कर पाएंगे, और वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक बने रहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी है, किस तरह के वर्क प्लेस में हमारे एनवायरमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पार। पार का मतलब कि ताकत किसके पास है, या तो ट्रेड यूनियन के पास ताकत ज़्यादा होती है या मैनेजमेंट, दोनों में से कौन है जो ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी किसका साथ देगी, मैनेजमेंट का। जिसका पलड़ा भारी होता है गवर्नमेंट ज़्यादातर उसी की तरफ झुक जाती है। अगर ट्रेड यूनियन ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो पूरा लॉकआउट कर सकती है, स्ट्राइक्स कर सकती है, सारा प्रोडक्शन रोक सकती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उनके हक में जाना पड़ेगा। तो ये भी अब देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी पावर पे। जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी उसी की बात मानी जाएगी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है आइडियोलॉजी, मतलब किस तरह के आइडियाज़ हैं लोगों के, एम्प्लॉयज़ के, बिलीफ कैसा है, कल्चर कैसा है, किस तरह का उनका मेंटल लेवल है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है कि सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है। बस आप इतना समझिए कि सिस्टम अप्रोच का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे, और वो रूल्स बनाने के लिए इन वेरिएबल्स को ध्यान में रखा गया था, और कोशिश की गई थी किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ भी ना हो। मैनेजमेंट की बात भी सही सुनी जाए और एम्प्लॉयज़ की बात भी सुनी जाए, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फीचर्स क्या थे इस अप्रोच के? फर्स्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता था। रीज़न क्या था? यहाँ पर हम देखिए हर किसी का अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, कुछ कंपनीज हैं जो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रही हैं तो वो अपने हिसाब से काम कर लेंगी, जो लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रही हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगी, जो मोनोपोली वाली हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगी, जिनका कंपटीशन लेवल हाई है वो अपने हिसाब से करेंगे। इट मीन्स ये वाली अप्रोच हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल थी। सेकेंड, ईजी टू अडॉप्ट एंड सुटेबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आसान था इसको अडॉप्ट करना। देन इट फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका मेन काम क्या था कि किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन निकाले जाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट को दबाता नहीं था, ये कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशंस निकालता था ताकि दोनों पार्टीज खुश रहें। एंड लास्ट, इट फोकस ऑन वेब ऑफ रूल्स। वेब ऑफ रूल्स का मतलब रूल्स का एक जाल बनाया गया था यहाँ पर, जिसमें 5 वेरिएबल्स को ध्यान में रखा गया था, जो 5 वेरिएबल्स मैंने आपको लिखवाए थे अभी, राइट। इसी के साथ हमारा अप्रोचेस वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक्स रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।